बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि आप सब लोग इस वक्त न्यूज़ चैनल्स पे ख़बरें देख रहे हैं कि दिखाया जा रहा है कि बारिश की वजह से होने वाले जितने भी नुकसानात हैं वो क्या क्या हैं। और कल की अगर ख़बर देखी जाए शहर कराची के हवाले से देखा जाए तो आधा कराची जो है वो पानी में डूबा रहा और शहर की बड़ी सड़कें वो गटर का मंजर जो है वो पेश करती रही। नाले और एक अच्छी सड़क के बीच में फ़र्क तलाश करना ज़रा काफ़ी मुश्किल काम लग रहा था। खैर शहरियों ने बड़ी तकलीफ़ के साथ कल का दिन गुजारा है और बहुत सी जगहों पे अभी भी वो उसी तकलीफ़ के साथ जो है वो आज का दिन भी गुजारेंगे, क्योंकि मीडिया की सारी तवज्जो जो है इस वक्त बारिश के हवाले से और इस किस्म के नुकसानात के हवाले से है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना तवज्जो दिलाएं एक और बहुत ही अहम मसले की जानिब, और वो है कीमतों में इजाफ़ा। कीमतें किस चीज़ की? कीमतें उस मसाले की और उन सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफ़ा जो अभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईद क़ुरबान पे जो मज़ेदार किस्म के पकवान बनेंगे उनमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सब महंगी हो चुकी हैं। बहसीयत कौम देखा जाए तो बड़ी तकलीफ़ की बात है कि जिस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत थोड़ी सी नज़र आती है उसकी कीमतें हम बढ़ा देते हैं। वो चाहे वो मास्क हो या कोई इस्तेमाल होने वाली दवाई हो या किसी भी किस्म की कोई चीज़, यहाँ पे मुनाफाखोरी के लिए बिला वजह मुनाफा जो है बनाने के लिए, नफ़ा कमाने के लिए इस तरह का एक्शन लेने से कोई भी घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसे आके रोक सकती है। इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से भी जो प्राइसेस, जो कीमतें वाज़े हैं उन पे भी कोई अमल नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त महंगी हो चुकी हैं। और वो सब्ज़ियाँ जिनकी कीमतें आसमान पे पहुँच चुकी हैं वो हैं अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और आलू। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो अभी आइंदा कुछ दिन में जो इस्तेमाल होनी है और उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के रूल से देखा जाए तो चीज़ों की कीमतों में कुछ थोड़ा सा वो एक फ़र्क पड़ता है, मगर इस तरह फ़र्क पड़ता है ऐसा नहीं होता है। और इंतज़ामिया की जानिब से प्राइसेस रेट्स जो हैं वो कुछ और हैं, बेचने वाले किसी और रेट पे बेच रहे हैं। उनसे पूछें वो कहते हैं कि हमें जो है वो मिल इतने में रहा है। ऐसा कभी कभी लगता है कोई ताकत है ही नहीं है जो इनको रोक सके, या कोई किसी के ऊपर इनका कोई इख्तियार है ही नहीं। कीमतों पे रोटी 10 रुपये से 15 रुपये की हो चुकी है। मतलब किस वजह से? कि आटे की कीमत बढ़ गई है। महंगाई को काबू करने के लिए एक पूरी हुकूमती मशीनरी काम किया करती है, वो कहाँ पे है? महंगाई को क्या काबू कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? माफिया के सामने तो हमने देख लिया, कभी पेट्रोल के हवाले से मसाइल देखे हमने, कभी गंदम के हवाले से, कभी चीनी के हवाले से। मतलब अभी ये सब्जियां और फल जो हैं, ये भी अब रमज़ान आता तो फल देखे कहाँ उनकी कीमतें कहाँ पहुँच जाती, बड़ी ईद पे सब्जियों की कीमतें कहाँ पहुँच गई। कोई कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है। आज हमारे साथ हमीद भुट्टो साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप तजियाकार हैं। आपसे हम इस हवाले से बात करेंगे। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। और आज का हमारा जो टॉपिक बड़ा ख़तरनाक है, तूफ़ान महंगाई का अलर्ट है। हम तो बरसात की बात तो करते हैं कि जी उसका तूफ़ान कब आएगा, बरसात कब आएगी, मगर आपने आज टॉपिक छेड़ दिया है तूफ़ान जो है वो महंगाई का तूफ़ान जो है वो भी सामने खड़ा है। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते तो हमीद साहब से इस हवाले से तफसीली तौर पे इनकी राय जानते हैं कि क्या समझते हैं और किस तरह हम इन सारे मसाइल से बहैसियत कौम निकल सकते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं महंगाई के इस आने वाले तूफ़ान के हवाले से। हमारे साथ हमीद भुट्टो साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। हमीद साहब, क्या आपकी राय है इस हवाले से? ये ईद कुर्बान पे मतलब सब्जियों की कीमत आसमान से क्यों बातें करने लगी हैं? फ़हीम भाई, जैसे पहले आपने ज़बरदस्त आज का टॉपिक चुना है। हम असल में जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो जो चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है, जिसका यूज़ करना है, जब कोरोना आया अस्पतालों में जाना था
तो अस्पतालों में सब कुछ महंगा हो गया, मास्क चाहिए सब कुछ महंगा हो गया, जैसे आपने कहा हाथ साफ़ करने के लिए कोई साबुन चाहिए वो महंगा हो गया। जब भी कोई वक्त आए, चाहे वो हमारे रमज़ान की ईद आए, तो आपने कहा कि उस वक्त फल सब्जियां खाने पीने की सब चीज़ें हमें महंगी मिलेंगी। बकरा ईद जब आती है, कुर्बानी की ईद, बड़ी ईद जिसको हम कहते हैं, और उसमें तो हमें सबक आता है कि ईसार दे को कुर्बानी दें, और इवन जैसे जैसे सुन्नत है इब्राहिम ये कि अपने बच्चे को कुर्बान करने की सुन्नत थी, उसके बाद एक दो बार गया और कुर्बानी देनी पड़ी। मगर यहाँ पे हम कुर्बानी के नाम पे लोगों से कुर्बानी लेंगे, लूटेंगे, तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे, कौम को पूरी बर्बाद करके पूरी दुनिया में हमने दिखाना है कि जी हम मुनाफाखोर लोग हैं, सूदखोर लोग हैं, और लोगों को लूटना हमारा ईमान बन गया है। तो इस तरह वो असल में उसका जो सबका जो जड़ है ना, वो हमारे हुक्मरानों को आपस में लड़ाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने, एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ बातें करने, एक दूसरे पे केस करने, टोपी करके वो खराब, तुम खराब, वो खराब। इसके अलावा आवाम को रिलीफ देने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी वक्त ही नहीं। वो सारा दिन आपस में लड़के एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के, एक दूसरे पे गंद उछालने के अलावा उनके पास हुक्मरानी के नाम पे, मैं नहीं समझता कि कोई हुक्मरानी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, चाहे सूबाई सरकार हो, वफाकी सरकार हो, सब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें सरकार है, हुक्मरान नहीं है। तो जैसे कोई बच्चे नहीं लड़ते आपस में गली मोहल्ले में कि जी ये तुम्हारी मेरी गेंद है, वो मेरी गेंद है, ये इनको हुकूमत इसलिए सिर्फ करनी है कि जी हमें तख्त चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, फिर उसके लिए आजकल करोड़ों पे इलेक्शन में उनको जीतने के लिए फिर चाहिए। फिर उन्होंने जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है उनको उन्होंने गालियाँ दे दी कि जी सब आप सब चोर है, करप्ट है, बेईमान है। ब्यूरोक्रेसी ठंडे इवन जो बरसात पड़ गई, जैसे बरसात पड़ गई, लोग पानी में डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मगर उनके जो फंड्स हैं ये वो खाएंगे डीसी ने कहना है जी मैंने फिलहाल के घर से बाहर पानी निकलवाया, यहाँ से ये पानी निकाला, ये किया, वो किया, वो सारे उल्टे करोड़ रुपए के जो खुफिया फंड है वो इस पानी निकालने में खा जाएंगे। हमने जी यहाँ पे लिस्टें बना ली। सब्जी मंडी में अगर चले जाएं, जो लिस्ट बनती है, लिस्ट बनने के बाद वहाँ कमेटी बैठी है, एक एक इंस्पेक्टर का महीने जो भत्ता होता है वो 10 से 15 लाख रुपए भत्ता होता है सब्जी कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर। वो उनके भत्ते हैं, जब जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनका अमला होता है, ज़राअत का जो डिपार्टमेंट वहाँ के, तो अगर खाली जो छोटा इंस्पेक्टर है उसकी तनख्वाह तो आपके पास 40,000 35,000 होगी, मगर वो 15 से 20 लाख कमा रहा होगा, अच्छी से सी लैंड क्रूजर गाड़ी में घूम रहा होगा, तो प्राइस कंट्रोल कहाँ से होगी? कहीं से भी देखें, ये तो सबको पता है ना, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कीमतें जो है वो मतलब एक जो प्राइस दी जाती है उससे कहीं ज्यादा महंगी हो गई, सब चीजें महंगी हो गई, ये ले रहे होते हैं। तो जब पता है कि जो इदारा, कोई अमला या जो वो इस फील्ड से रेलिवेंट लोग जब अपना काम नहीं कर पा रहे या उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो इन्हें करोड़ों रुपया महीने की तनख्वाहें किस बात की दी जा रही हैं हमारे टैक्सेस में से? ये कितनी बड़ी सोचने की बात है। इस हवाले से प्लीज थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? निगत बात करें कराची से। निगत साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? जी बस आपके टॉपिक हमारे की बात करूंगी कि महंगाई तो बिल्कुल उरूज पे जा रही है। जरा हमारे मुल्क में ईद आती है, कोई मुहर्रम, कोई बड़ा त्यौहार आता है, फौरन दाम आसमान पे पहुंच जाते चीज़ों के। और हमारे पास जो है लेडीज के पास बजट तो बस वही होता है जो हमेशा मिलता है। हम लोग को उसी के अंदर में जो है वो सारी पूरी एक जरूरत पूरी करनी पड़ती है हमें। टमाटर देख, चीनी देख लें, आटा देख लें, क्या सकते हैं। और बाहर के मुल्कों का आप देख लें, कर लें मुआवजना कि भाई बाहर के मुल्क में जरा कोई बड़ा दिन आता है, कोई बड़े त्यौहार आते हैं तो फौरन कीमतें जो है वो हाफ हो जाती है, सेल लग जाती है। और हमारे मुल्क में तो ये हाल है कि भाई डबल हो जाती कीमतें। तो उसका प्लीज क्या वजह नजर आती है निगत जी आपको इसकी? बस यही ना कि हमारे मुल्क के जो है वो बड़े हैं, वो कुछ करते नहीं है, और पता नहीं कि आगे से कहाँ वो एक्सपोर्ट कर लेते चीज़ें, क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है कहाँ जाती चीज़ें। हालांकि यहीं पर ही सब है, सब कुछ यहीं पर ही है पैदावार, लेकिन पता नहीं क्या आगे क्या होता है हमें कुछ भी समझ नहीं आता। हम लोग खुद परेशान है घर में। सही, बहुत शुक्रिया निगत साहिबा। लो जी, एक ब्रेक का वक्त फिर से पहुंचा। ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। हमीद भुट्टो साहब से इस बारे में कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अमित साहब, वक्फे से हम वापस आ चुके हैं और महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो लोग, वो अमला, स्टाफ, वो इदारे जो प्राइस को कंट्रोल करने में मतलब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, कीमतें कहाँ की कहाँ जाते जा रही हैं। और ये अभी की बात नहीं है, हर दफ़ा ये होता है। मौका देखते हैं कि मौका क्या है। अगर ईद है तो फल महंगे, मतलब रमज़ान है तो फल महंगे हो जाएंगे क्योंकि उसमें फल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये बड़ी ईद आई है तो सारी सब्जियाँ महंगी हो गई। अभी शादियों का सीज़न आ रहा है
तो आप ये देखें कि सोना जो उसकी ताज़ा तरीन कीमत है वो 1,23,800 रुपये एक तोला है। तो मतलब वो किस वजह से हुआ है? ऐसा नहीं कि अचानक से जनाब सोने की कीमत में पूरी दुनिया में इजाफा हो गया होगा। ये सिर्फ इस वजह से कि आगे शादियों का सीजन आने वाला है, ठीक है। ये ईद के बाद फौरन लोगों ने शादियां करनी है अपने बच्चे बच्चियों की, अगर बस जो हो सकता है। तो ये नाजायज मुनाफाखोरी को रोकना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो कैसे इसे कंट्रोल कर पाएंगे हम लोग? फहीम भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है, मगर मैंने पहले ही कहा ना कि हुकूमत हमारी ऐसी अहल हुकूमत कोई हमें मिल नहीं रही। जब कोई अहल हुकूमत मिलेगी तो महंगाई पे कंट्रोल होगा, तो बाकी मसले हमारे हल हो जाएंगे। कब मिलेगी? हमारे जीते जी मिलेगी? आज तक तो ना मिल पाई है। हमेशा से बाजार नजर आई है। हमने तो पुराने हुक्मरानों को इसलिए छोड़ा कि नया पाकिस्तान बनेगा। अब हम कह रहे पुराना पाकिस्तान ही वापस मिल जाए अल्लाह के नाम पे, मगर वो भी हमें वापस नहीं मिल रहा। तो पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान चाहिए जो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान है, जहाँ पे महंगाई नहीं हो, मुनाफा कोई नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, रिश्वत न हो, इंसानियत हो, और कम से कम लोगों को रिलीफ हो, अच्छी सहूलत हो एजुकेशन की, हेल्थ की। मगर यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा ना, पीने का पानी से लेके मरने तक। अगर अभी कोरोना के दौरान कब्र इंसान को नहीं मिल रही थी, अगर कफन लेने जाए जो 500 का कफन मिलता था वो 2000 रुपये का कफन हो गया। तो कहाँ पे किसने हमें छोड़ा? जो गोरख, जिसको जो किसी ने दफनाने के लिए इंसान को जो कब्र चाहिए वो भी यहाँ पे पैसों पे है। अगर आप डिफेंस एक्ट में चले जाए तो 5 लाख की कब्र है, किसी और कब्रिस्तान में चले जाए तो 50,000 से 2 लाख की कब्र मिलेगी। इंसान मरने के बाद भी उसको चैन नहीं देते। यहाँ पे किसी भी इदारे ने हमें छोड़ा नहीं है। अगर बात करें जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट के डिपार्टमेंट, वहाँ का जो सेक्रेटरी से लेके जो अफसर लगते हैं, वो कम से कम, अगर सब्जी मंडी की मैं खाली बात कर लूँ, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर लगने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए रिश्वत दे के सिर्फ आर्डर निकलता है। 5 से 10 करोड़ मतलब करोड़ पे सिर्फ आर्डर निकलने के लिए। वो तब देगा जब कमाइए। वहाँ से हमारे मुख्तलिफ मीडिया के लोग, सहाफ़ी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जहाँ लाखों रुपए उनका भत्ता फिक्स है, कोई बात नहीं करता। वहाँ पे अगर सब्जी मंडी के सिर्फ जितने भी लोग आज तक एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं उनको पकड़ के जेल में डाल के सख्त एहतसाब किया जाए। नैब से लेके जितने भी हमारे इदारे हैं वो एहतसाब नहीं कर रहे, एहतसाब नहीं हो रहा। हमारे इदारे खुद करप्ट बन गए हैं जो एहतसाब करने वाले। इन लोगों को पकड़ के हम बात तो कर रहे हैं सियासतदान का एहतसाब, मगर ये जो लोग बैठे हुए ये भी सियासतदानों के रिश्तेदार हैं, बैठे हुए हैं। उस पर प्राइस कंट्रोल के जितने भी इदारे हैं उनके जितने भी हेड बने, मैं चाहता हूँ कि उनको सबको गिरफ्तार करके बंद नहीं किया जाएगा तब तक मैं नहीं समझता कि कंट्रोल होगा। और हमारे जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, पुलिस के थानेदार हैं, SHO से लेके पुलिस, अगर सब्जी मंडी से कोई गाड़ी निकलती है छोटी सी सब्जी लेके, उसको 200 से लेके 1000 रुपये गाड़ी के सामान के हिसाब से देना पड़ेगा, तब वो जाके दुकान पे का देना पड़ेगा। पुलिस का भत्ता, रिश्वत नहीं कि आपकी कैसे सामान लेके जा रहे हैं, SOP के बगैर आप ये। और सब्जी मंडी के अंदर चले जाए, पूरी पाकिस्तान के अंदर जितनी हमारी सब्जियां हैं, खास करके मंडियां सिंध की, तो वहाँ पे कहीं भी SOP का कोई ख्याल नहीं किया गया। लोग घूम रहे थे, सब आ रहे थे, वहाँ पे जो आड़ती हैं वो बैठ के अपना ऐसा बोली दे रहे थे, वो काम चल रहा था। वहाँ पे कोरोना की कोई बात ही नहीं थी। हर जगह लोगों को लूटने के लिए, या अगर ठेले पे डिफेंस लेके आप औरंगी तक कहीं भी जाएं, किसी ठेले पे आप पूछ नहीं सकते रेट, वो मर्जी है। रेट लिस्ट कोई नहीं दिखाएगा लिस्ट, लेकिन ये ऊपर से नहीं मिल रही। कमिश्नर ऑफिस से लिस्टें जारी होती हैं मगर काम नहीं हो रहा। ये जो भत्ता लिया जा रहा है, रिश्वत लिए जा रही है, ये नाजायज मुनाफाखोरी की जो बात की जा रही है, ये सबको पता है। पता है, बिल्कुल है, किसी से नहीं पता है। तो हमारे कभी इसको हल करने की कोशिश भी नहीं की गई। मतलब ये तो इंतहाई ज्यादातर रिश्तेदार अपने दोस्त अहबाब उनको खुद लगाते हैं पैसे लेके, तो क्यों उसका हल निकालेंगे? हमारे बीच में वक्फा आ गया, वक्फे के बाद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। महंगाई के इस तूफ़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमीद भुट्टो साहब मौजूद हैं और आप सब दोस्त देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े अब तक टेलीविज़न पे। आपको ये बताते चलें कि अभी तक हमने जो बात की है वो कीमतों के बढ़ने के हवाले से बात की है, और हमीद साहब ने ये बताया है कि मतलब भत्ताखोरी और रिश्वत और बहुत ज़्यादा रिश्वत दे के इस तरह की नौकरियां हासिल की जाती हैं जिनसे हम प्राइस कंट्रोल के बारे में और दूसरे इस तरह के सारे इंसाफ के हवाले से हम तवक्को लगा के बैठे होते हैं। मुझे ये बताइए कि ये है वो असल करप्शन, ठीक है, जिसको ख़त्म करने के लिए ये नई गवर्नमेंट आई थी। आप ये बताएं कि ये करप्शन कैसे ख़त्म हो सकेगी? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब के सब आपस में मिले हुए हैं और सारे लोग एक दूसरे को खबरों की हद तक एक दूसरे को
तनकीद करके और हमारे जो हैं वो बड़े वो हमायती बन के और सिर्फ अपने वोट कमा रहे होते हैं, अपने नंबर्स बना रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ अमली तौर पर नहीं हो रहा होता। फ़हीम भाई, चोर कैसे दूसरी के कहेगा जी चोरी बंद करो? आपस में चोर मिले हुए, डाकू मिले हुए, रेजन मिले हुए। अगर छोटा चोर है तो ऊपर तक एक रेजन है। वो आपस में मिलके लोगों को रिलीफ देना ही नहीं चाहते, वो लोगों को लूटना जानते हैं। हम कितनी मजदूरी करते हैं, 3 से 4 मजदूरियां करके बंदा पेट पाल रहा है, मगर उसको 2 वक्त की सही से रोटी नहीं मिलती। कभी हर इदारे में करप्शन है, हमारे ऊपर से लेके कोई भी यहाँ पे दूध का धुलावा नहीं है। इसलिए वो एक दूसरे पे उंगली उठाने के बजाय, एहतसाब करने के बजाय, उसको पकड़ने के बजाय सज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। हल कैसे मुमकिन है? हल ऐसे है कि हमारी जो पाक फौज है, मैं चाहूँगा कि कम से कम उनको संजीदा हो के इन प्राइस कंट्रोल के जो इदारे हैं अपने लोगों को लगा के ऊपर बिठाना चाहिए, तभी जाके कोई बेहतरी हो सकती है। बाकी सोशल मीडिया के मुजाहिदीन बाहर आ जाएंगे कि फौजी जनाब ये कर रहे हैं, ये बूटों वाले ऐसे कर रहे हैं, ये यहाँ भी समझता हूँ ये भी कारोबार कर रहे हैं। जब तक आके वो आके बूट वाले आके इनको जूता नहीं मारेंगे, मैं नहीं समझता कि वो हद का MP MNA जिसने अपने 2 लोफर कलेक्शन कोप से लेके सारे अपने गुंडे भी वहाँ बिठाए हुए हैं। ऐसे मंडियों में काम नहीं हो रहा। बड़े बड़े गुंडे हैं, बड़े बड़े आलमी लेवल के माफिया वहाँ बैठी हुई है। हम जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे तो पहुँच नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। वहाँ पे पता नहीं कहाँ से वज़ीरिस्तान से लेके वाना तक पता नहीं कहाँ से लोग आके बिठा के उन्होंने जिस तरह एक माफिया बनी हुई है, उनके खिलाफ बात कर दो तो रास्ते से लाश मिल जाती है। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो कैसे उस पर कंट्रोल होगा? इवन हमारी अगर कोई मीडिया के अंदर भी कोई बात करता है तो कर नहीं पाएगा। पूरी पॉलिटिकल पार्टियाँ मिली हुई हैं, पूरी एक पैसे कमाने की चेन है। वो पानी से लेके खाने की हर चीज़ पे माफिया का एक कंट्रोल है। वो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। इंसान मर रहा है, उनका ये मसला नहीं। इंसान का खून सबसे सस्ता उन्होंने बना के रखा हुआ है। हमारे हुक्मरानों में कोई मैं नहीं समझता संजीदगी या कोई ऐसा कोई अमल नहीं है। उन्होंने पैसे कमा के सिर्फ ये सोचना है कि मैंने आगे इलेक्शन में लड़ना है। आवाम के लिए बैठ के मुनाफकत से बात कर रहे हैं, तो मगर इसमें अदलिया और फौज को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम शोबे के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबे जो हैं वो मतलब बहरान का शिकार हुए हैं और बहुत सारे शोबाजात को शदीद नुकसान पहुँचा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं या और इसी के साथ साथ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा हुई हैं लोगों के लिए। खैर, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके हवाले से हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह उसको दोबारा से एक फ़्लो में लाया जा सके और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा पहुंच सके और लोग जो हैं वो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रियल एस्टेट में कर सकें। तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हुकूमत ने कुछ अपनी भी कोई ऐसी भी पॉलिसी बनाई थी कि जो लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं और वो कहीं नहीं लगा पा रहे हैं, वो भी बाहर पैसे निकले, मार्केट में आएँ और वो पैसे रोटेट हों और लोगों तक जो है वो कोई ना कोई उसके समरात पहुंच सकें। तो इसी पॉलिसी के बाद रियल एस्टेट बिज़नेस में हमने सुना है कि कुछ बेहतरी आई है। वो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनके बारे में जो गुज़श्ता कई महीनों से एक शदीद तकलीफ़ का सामना कर रहे थे, बल्कि हमने ऐसा भी सुना कि जिन जिन लोगों के जिन लोगों के ऑफिसेज थे, अपने इंडिपेंडेंट दफ्तर बना के काम करते थे, वो सारे दफातर बंद हुए। 3-3, 4-4 लोगों ने मिल के एक दफ्तर के अंदर काम करना शुरू किया और क्योंकि बहुत ही हालात ख़राब थे। मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के हालात जो हैं वो कदरे बेहतर हैं और बेहतरी की जानिब जो है वो हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के एनालिस्ट हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं न्यू होमवेज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जनाब उबैद खलील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वैसे ये मुझे बताइए कि रियल एस्टेट के हालात जो हैं ये वाकई ही बेहतर हैं या ये सिर्फ हम लोगों तक ही ये खबरें पहुँची हुई? अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत है कि जिस तरीके से सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगा कि जैसे
किसी भी मुल्क का जो तरक्की का राज है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, वो रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन जो एक बड़ी इंडस्ट्री की हैसियत रखती है, ये रीढ़ की हड्डी है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर स्टैंड लिया है, बहुत सारे पैकेजेस दिए हैं। ख़ासकर जब ये कोविड आया उसके अंदर इस इमरजेंसी की कैफियत के अंदर गवर्नमेंट ने ऐलान किया और बहुत अच्छा एक पैकेज दिया। तो खैर उसके बाद ये मामला चलता रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की पोजीशन भी ऐसी है कि तकरीबन 30 to 35% रह गया है पाकिस्तान के अंदर भी। तो उसके बाद जब ये स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ तो इस इंडस्ट्री को बीच में जिस तरीके से और इंडस्ट्रीज़ को झटका लगा, तो इसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल आए, क्योंकि इसके अंदर भी देखें ना कि बिल्कुल बहुत नीचे के लोग इन्वॉल्व होते हैं, मज़दूर इन्वॉल्व होते हैं और छोटे छोटे काम करने वाले जो है ना लोग जो है छोटी छोटी चीज़ से वाबस्ता है। कोई पेंट कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई टाइल लगा रहा है, यानी कि एक समझे कि एक ब्लॉक से लेकर एक छत तक इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोल रहे हैं, तो उसके बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा इसके ऊपर एक चेंज आया और लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन है कि जब से ये स्मार्ट लॉकडाउन वाला मामला हुआ और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होकर बहुत बेहतरी आ रही है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि गुज़िश्ता हवाले से जो पोजीशन है, मेरे हिसाब से जो है तकरीबन 10 से 12 से 15% जो है मार्केट के अंदर प्राइस में भी इजाफा हुआ है। अच्छा, प्राइस में इजाफे की बात बिल्कुल करेंगे। मुझे ये बताइए कि कितने अरसे के बाद जाके रियल एस्टेट वर्कर्स के लिए कुछ खुशखबरी आई है, कितने अरसे बाद? ये तकरीबन देखें बीच में जो तकरीबन कोई 2 से 2.5-3 साल का अरसा ऐसा आ गया, कुछ मामलात पहले से ये जो साल तो काफ़ी हादसात का रहा। जी जी। ये तो उसमें सिलसिला फिर ये कोविड आ गया। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं समझता हूँ कि कोई 2-2.5 साल के बाद जो चेंज आया है ये अब मुझे लग रहा है कि बहुत खुश आइंदा है और इंशाअल्लाह ताला इसमें मज़ीद इजाफा होगा। क्योंकि इस पे देखें ना गवर्नमेंट भी साथ खड़ी हुई है, लोग भी, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इस इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए। ठीक है। अभी हम बात करना चाहते हैं कि रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ही इसमें मुस्तक़बिल में आपको फ़ायदा नज़र आता है या आम आवाम उनकी भी पहुँच में कुछ प्रॉपर्टीज़ या कोई रियल एस्टेट से कुछ जो सम्राट हैं उन तक पहुंच सकते हैं? क्या एक आम आदमी है, क्या वो भी अपना घर बनाने के बारे में या अपनी कोई जगह ख़रीदने के बारे में वो सोच सकता है? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, क्योंकि आपने कहा कि रियल एस्टेट में यहाँ पे जो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो इस हवाले से हमें बात करनी है। एक छोटे से वक्फे का वक्त आ गया बीच में जनाब, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ उबैद खलील साहब मौजूद हैं, जो कि रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी, जिनसे हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से कुछ मालूमात हासिल कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो किस रास्ते पे गामज़न है और क्या हो रहा है यहाँ पे। आपने कहा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो 2.5-3 साल बाद जाके पहली दफ़ा एक सही समत की तरफ और अच्छी रफ्तार में चलना शुरू हुई है। और मुझे ये उसके साथ आपने ये भी कहा कि कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल। कीमतों के बढ़ने की क्या वजह है? देखें, इसके अंदर एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोगों का इन्फ्लुएंस है ना वो कराची की तरफ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये तो एक नेचुरल सी बात है कि किसी चीज़ की अगर डिमांड में इजाफा होता है तो कीमत में खुद ब खुद ही इजाफा हो जाता है। ठीक है। चौथी बात यह है कि जो भी पोश एरियाज़ हैं ना, लोग उसी को अपना चॉइस बना रहे हैं और उसी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अगर आप कराची देखें ना, यहाँ से ठट्टा की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ से पूरा हैदराबाद की तरफ बढ़ रहा है, तो आप अपनी चॉइसेस को भी ज़रा तब्दील करें। अब आप चाहते हैं कि मैं जैसे जो चीज़ लूँ तो वहाँ पर हर चीज़ मुझे अवेलेबल हो, तो फिर उसमें थोड़ा सा आपको भी इजाफे के ठीक है, फिर पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। हाँ,
अच्छा, बात सही है आपकी कि ये शहर है अपॉर्चुनिटीज का शहर जी है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कारोबार करते हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं, बिल्कुल। तो अब उन्हें रहाइश भी अपनी यहीं रखनी होती है। बिल्कुल तो अब वो फिर उस रहाइश के लिए वो जाहिर सी बात है यहाँ खरीदारी करेंगे, और खरीदार ज्यादा होगा तो कीमत ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें एक वजह और भी है। देखें, अभी सीमेंट के अंदर 52-53 रुपीज़ का कल इजाफा हुआ है। अच्छा जी हाँ। और स्टील एक बोरी पे अप्रॉक्सीमेटली बोरी जो है वो 700 रुपये की पहुंच गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि स्टील की कीमत भी कहाँ पहुंच गई है। अच्छा, लोहे की कीमत भी बढ़ी है। जी हाँ। तो उस सब चीज़ों को देखें ना, ये तो एक अहम बुनियादी चीज़ें हैं ना। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा ना कि इसमें आम लोगों का इतनी कीमत आसमानों से बात कर रही है, एक तो ये वजह है। दूसरी बात है कि इसके अंदर आम लोगों का फ़ायदा। सर, उससे भी पहले मैं आपसे, ये अभी जरा कीमतें बढ़ रही हैं तो इस बारे में मुझे बताते चलें कि ये जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई मतलब कोई सजेशन होती है इनकी, या हुकूमत की कोई नज़र होती है, कोई देखते हैं? होती है। तो ये सारा जो रॉ मटेरियल वगैरह की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे इन दी एंड नुकसान जो है वो खरीदार को हो रहा होता है। मतलब पैसा ज्यादा खरीदार पे कर रहा होता है। अगर एक बिल्डर है, वो अगर महंगा लोहा ले रहा है, अगर वो फर्ज करें 10 की चीज 100 की भी हो जाती है तो वो तो लगा देगा। बिल्कुल। वो वसूल कहाँ से करेगा? आगे से। बिल्कुल है ना, वो तो अपना प्रॉफिट रख के आगे बेच देगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये इदारे और वो मतलब वो लोग जो हैं जिनका काम इस चीज को कंट्रोल करना है, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अब KBCA से बिल्डिंग अप्रूव होती है तो उसके बाद एक रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है कि बिल्डर जो है इस रेट के ऊपर सेल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बिल्डर्स जो होते हैं वो ये देखना होता है कि जी मार्केट प्राइस और ज़मीन की प्राइस, फिर आने वाले, जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी इस वक्त ये प्राइस है सीमेंट की और सरिये की, और आपको चीज़ हमने आज बेच देनी है, सेल कर देनी है, उसके बाद 3 साल के बाद की तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, 2 साल के बाद की आपकी, बल्कि 2 महीने के बाद की भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो जो एक प्राइस दे दी जाएगी उसी के ऊपर बिल्डिंग कंप्लीट करनी है। तो ये भी वजह होती है, और इसीलिए कीमत जो एक सोच समझ के रखी जाती है कि फिर कल को उसको फिर प्रोजेक्ट को पूरा भी किया जा सके। सही, ठीक है। ये होगा। अब बताएं कि ये बढ़ती हुई कीमतें और प्रॉपर्टी बिजनेस में बेहतरी, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हो सकता है? ये माशाल्लाह जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की खूबसूरती यही है, इसकी बुनियाद ही यही है। इसी वजह से गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरेस्ट है कि इसके अंदर आम आदमी को फ़ायदा मिल सकता है, इसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुंच सकता है। सबसे बुनियादी वजह यह है कि देखिए, जिस तरीके से आपने रोटी खानी है, ठीक है ना, कपड़ा पहनना है, इस तरीके से आपने घर भी लेना है, घर भी आपकी ज़रूरत में शामिल है, बुनियादी ज़रूरत में शामिल है। छत आपकी बुनियादी ज़रूरत है, जिन चीज़ के ऊपर आपको यहाँ तक मामला पहुँचा है। तो इस वजह से ये कि आम आदमी को गवर्नमेंट की रिलीफ से एक तो ये कि कर्ज़े की आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट जिस तरह कर्ज़ों को आसान बना रही है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है, दीगर बैंक्स हैं। अच्छा, बन रहे हैं वो? हाँ, उसको आसान बनाया जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि ये फ़ायदा जो है बेसिकली आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट भी बन रहा है, अगर कोई भी खासकर अगर गवर्नमेंट काम करे तो इसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। बेशक इस इंडस्ट्री को शायद ही इसलिए किया है कि फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे। ठीक हो गया। तो मतलब कोई कम पैसों में भी कोई घर वगैरह मिल सकता है किसी को? इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और नंबर 2, इस वक्त तो हमारा चैनल जो है वो बहुत सारे ममालिक में भी देखा जा रहा है, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान आने का जो प्लान रखते हैं, उनके लिए भी क्या कुछ ऐसी मतलब खुशखबरियाँ मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकें और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकें? इस हवाले से कुछ सवाल बाकी हैं। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी एनालिस्ट मौजूद हैं जनाब उबैद खलील साहब, जिनसे हम बहुत सारी मुफीद बातें जान रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि आम आदमी जो है वो इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है इस इंडस्ट्री की बेहतरी के हवाले से, तो प्लीज़ देखिए इस तरीके से बात हो रही थी मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स की ना। अच्छा, तो उसके अंदर आपको बहुत आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है। जिस तरीके से अभी मैं आपको प्रोग्राम में ही ये बात लेके आता हूँ कि एक प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं जौहर चौरंगी के साथ, जो मुनव्वर चौरंगी है, ठीक है। इसके अंदर मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट है, ग्राउंड प्लस 8 का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर 4 कमरों के भी फ्लैट हैं, 5 कमरों के भी फ्लैट्स हैं। उसके अंदर जो है मार्केट से कुछ कम प्राइस के अंदर आप बुकिंग करवा सकते हैं। वो आम आदमी को 4 साल का टाइम तकरीबन मिल जाता है, वो आसानी से पेमेंट कर सकता है, कर्ज़े की भी सहूलत है। तो एक आम आदमी तक बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा इसका पहुंच सकता है कि उसको अपना 4 साल के अंदर एक घर मिल जाएगा। यानी कि उसे मतलब जो पैसे वो किराए पे दे रहा है, जी हाँ, वो कुछ पैसे एडवांस देने होते हैं जो कर्जे की शक्ल में लेके, और वो माहाना जो किराया है उस 30% तकरीबन एडवांस देना होता है 3 से 4 महीने के अंदर। मज़ीद आपको 30% देना होगा। उसके बाद 20, 25, 30, 40% अगर चाहते हैं तो कर्जा भी वो ले सकते हैं अपने ब्याफ के ऊपर। अच्छा, तो जी हाँ, तो कर्जे जो हैं वो इस वक्त पहले की निस्बत उसकी हालत बेहतर है, कुछ आसानी से मिल रहे हैं, आसानी से मिल रहे हैं, और मेरा ख्याल शरह सूद भी बहुत कम हुई है। जी हाँ, इसमें है। ठीक है, चलें, ये हो गया। अब मुझे ये बताइए कि वो सारे दोस्त जो इस वक्त हमें पाकिस्तान से मतलब बाहर दूसरे ममालिक से देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या मशवरा देंगे आपके? पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इस वक्त उनका इन्वेस्टमेंट करना, जिस तरह पहले भी इन्वेस्टमेंट किया करते थे, ओवरसीज़ जो है पाकिस्तानी है, उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हमेशा से। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस वक्त उनके लिए जो है वो क्या आप बताते हैं कि फ़ायदे की बात है यहाँ इन्वेस्टमेंट करना? बिल्कुल, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, सबसे पहले तो वो एक बात जहन नशीन कर लें कि कम टू दी बैक, आपने एक दिन पाकिस्तान आना है और यही आपका घर है। सही है। तो और अगर ये कि उन्होंने ये गलती नहीं की, यानी कि उन्हें ये चाहिए, देखें जो भी वक्त जिस तरीके से गुज़र रहा है, आने वाले वक्त के लिए अगर उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ज़ाती फ़ायदा है और साथ में मुल्क का भी फ़ायदा है और उनकी पैसे की भी ग्रोथ है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जी हमने तो पैसा रखा हुआ है और क्योंकि डॉलर महंगा हो जाता है, रियाल महंगा हो जाता है, करेंसी कहाँ पहुँच जाती है, हमें कितना फ़ायदा हो जाता है। अगर हमने कोई घर लिया होता या अगर हमने कोई प्लॉट लिया होता तो आज हमें इतना फ़ायदा नहीं होता। ये तो आम तौर पे सुनते हैं। मैं अभी आपको 3 साल की पीछे की एक बात बताऊं कि जिन लोगों ने प्लॉट 25 से 30 लाख रुपए के लिए थे, आज वो 2.5 करोड़ रुपए के हैं। आप डॉलर को और इन चीज़ों को अगर वो उससे मवाजना भी करते हैं तो भी वो इस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये है कि तो ये अभी जो 2.5 करोड़ की चीज़ है, ये अगले 2-3 साल बाद कितने की होगी? ये अगले 2-3 साल के बाद इसको हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 5 करोड़ की भी हो सकती है। जब हमने 20-25 करोड़ वाली लाख वाली चीज़ को आज हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमारा जहन उस तक नहीं पहुँच रहा था। तो ये जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, ये यहाँ पे लोगों को क्या नुकसान हुए हैं क्या? जो बड़े बड़े टाउन्स हैं इसके अंदर नुकसान देखें ना, रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है इसमें नुकसान वक्ती होता है। अच्छा, लेकिन ये कि ये कोई आपने कोई चीज़ परचेज़ कर ली है, ठीक है जी, आपको वक्ती फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन ये कि आपके पास एक एसेट मौजूद है, कुछ अर्से बाद फ़ायदा शुरू हो जाता है, आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। तो अभी वहाँ पे फ़ायदे फिर से शुरू हो गए हैं? फिर से फ़ायदे शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ़ है और इसमें 2 फ़ायदे, आपका ज़ाती फ़ायदा भी है और आपके मुल्क और कौम का फ़ायदा भी है। बिल्कुल सही है। चलें, आपसे गुफ्तगू करके हमें ये अंदाज़ा हुआ जनाब के जो रियल एस्टेट सेक्टर है यहाँ पे काम बेहतरी की जानिब है और लोग जो है बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा डाल रहे हैं और दुनिया पाकिस्तान में लाखों ख़ानदान जो हैं वो इस सेक्टर की बेहतरी की वजह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। थैंक यू सो मच जनाब, आप तशरीफ़ लाए, इस मुफीद मालूमात का शुक्रिया। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।